प्रतिक्रियाएं आम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश का आम बजट है। चलते आम लोगों के पास में हमारे साथ में दो सेक्टर, दो वर्गों के लोग जुड़े हैं। शालिनी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हैं, जिनके साथ में आपने महिलाओं को सुना, उनकी अलग अलग राय थी, उनके पास में भी जाएंगे। और विजेंद्र के साथ में यूथ जुड़ा है देश का, प्रदेश का, उनके पास में भी जाएंगे। पहले शालिनी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बातचीत की थी महिलाओं को लेकर, आपने बातचीत की थी उनकी उम्मीदों को लेकर, दो पीढ़ियों को हमने सुना, बुजुर्गों को लेकर भी कुछ ऐलान हुए। पूछें, प्रतिक्रिया ले लें जल्दी से। बिल्कुल पुनीत, हाँ, हम लगातार वही जिक्र कर रहे थे सीनियर सिटीजन को लेकर। कैसी आपको जो उम्मीदें थी, क्या वो एक्चुअल में खरी उतरी है क्या? हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी का भाषण तो बहुत जोशपूर्ण था, लेकिन जैसे उसी जोश के साथ हम सब लेडीज़ भी इंतज़ार कर रही थी कि हम वर्किंग वुमेंस को टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, जो आशा पूरी नहीं हुई। पर इस कोविड के समय में उन्होंने जो भी बजट पेश किया, कहेंगे इस समय के हिसाब से सही था। समय के हिसाब से सही था। अच्छा, आपसे मैं समझना चाहूँगी कैसा लगा ओवरऑल बजट आपको? ओवरऑल जैसा कि ये हम 2020 को कोविड काल कह सकते हैं, लेकिन कोविड काल को देखते हुए काफ़ी सरकार पे भार पड़ा था। उसको देखते हुए हमें उम्मीद ही थी कि बैलेंस उन्होंने बजट दिया है। तो इस पे उन्होंने जैसे भी अपने लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए काफ़ी उन्होंने वो चीज़ की है कि विदेशी वस्तुओं पे टैक्स बढ़ाए हैं। वैसे ही स्वास्थ्य को देखते हुए, क्योंकि अभी हमारे लिए स्वास्थ्य जरूरी है, तो स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान दिया और उस पर टैक्सेस पे बहुत छूट दी है। ये बहुत छूट दी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट 75+ महिलाओं के लिए इनकम टैक्स फ्री किया है। कितनी बड़ी राहत है? हाँ, बहुत बड़ी राहत है और उससे सारे सीनियर सिटीज़न हम लोग सब खुश हैं। और अब पिछले महीने काफ़ी दिनों से बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए थोड़ी महिला घर का बजट देखती है, इसलिए परेशान तो रहती है, परंतु वो कैसे लग रहा था कि थोड़ी छूट मिलेगी या उनको कुछ राहत मिलेगी, पर बस वो बजट में हो नहीं पाया। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? मुझे भी बजट काफ़ी संतुलित लगा, परंतु मुझे एक उम्मीद थी कि इस कोरोना वर्ष में उनने हम लोगों की सब्सिडी, रेलवे की सब्सिडी नहीं कहना चाहिए, डिस्काउंट ख़त्म कर दिया था। वो मैं चाहती थी कि वापस इस साल वापस शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। और हम लोग केवल एफडी के इंटरेस्ट और बैंक इंटरेस्ट पे ही हम लोग का पूरा बजट चलता है, किचन वगैरह। तो इस बार इन लोगों ने जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम कर दिए, तो मैं चाहती थी कि इंटरेस्ट थोड़े बैंक के बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए शालिनी, आपके पास में हम फिर लौटेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, काम की बातें यहाँ महिलाओं ने की हैं, और जैसा आपने भी जिक्र किया 75+ के लोगों के लिए ITR भरना जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन अब यूथ के पास चलते हैं, विजेंद्र उनके साथ में जुड़े। विजेंद्र, आपके पास आ रहे हैं, बात करें, प्रतिक्रियाएं लें, बजट को लेकर क्या सोचता है यूथ? बेशक आम बजट जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, पुनीत, युवा वर्ग खासतौर पर टीवी स्क्रीन को देख रहा था कि आज क्या मिलता है। और इस वक्त मेरे साथ तमाम युवा मौजूद हैं, तमाम उस वर्ग से आने वाले लोग हैं जो जिनकी तादाद भारत में सबसे ज़्यादा है। और इन तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बजट इनकी नज़र से कैसा रहा। आपके क्या लगता है कि युवाओं को जो चाहत थी उसके मुताबिक कितना संतुष्ट कर पाई वित्त मंत्री? ये बजट जो रहा, ये बजट तो युवाओं के लिए रहा ही नहीं है। ये बजट तो सिर्फ केंद्र सरकार का स्वयं का बजट रहा है। और ये बजट कहाँ से, आप खुद बता दीजिए कि युवाओं के हित का कहाँ से बजट रहा। जिस प्रकार से जनता को ये उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद आयकर में छूट मिलेगी, आयकर के टैक्स में छूट मिलेगी, कहीं से छूट कोई नहीं दी गई। इसमें जो स्लैब बनता है उसमें छूट की कहीं ना कहीं आशा थी, जो कि लोगों को, जनता को, आम देश की पूरी जनता को ये आशा थी कि कहीं ना कहीं इसमें छूट मिलेगी, नहीं दी गई। ये बजट युवाओं का नहीं है, ये बजट देश की जनता के हित का तो है ही नहीं। ये बजट युवाओं का ऐसा कहना है, कुछ युवाओं का ऐसा कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट की उम्मीद थी वो नहीं मिली। आप क्या कहेंगे, युवा की कसौटी पर कितना खरा उतरा ये बजट?
इस बार का जो बजट आया है वो युवाओं की कसौटी पर भी एकदम खरा उतरा है। और दूसरी बात, इसमें जो कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं, एक जो गुड गवर्नेंस का आया है, एजुकेशन फॉर ऑल का आया है, उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने इस बार युवाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सी चीज़ें इस बजट में लाई हैं और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत से न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह के लिए जो बजट सेंक्शन हुआ है। और आगे जो पढ़ाई, छात्रों के लिए जो पढ़ाई के लिए आगे बजट आएंगे या कई नई चीज़ें जो छात्रों को प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा खरा उतरेगा। और पुनीत, एक नई बात इस बजट में ये ज़रूर नज़र आती है कि शिक्षा की गुणवत्ता, भारत में हायर एजुकेशन की शिक्षा की गुणवत्ता एक हमेशा बड़ा कंसर्न रही है। और इसमें निर्मला सीतारमण ने ये प्रावधान किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। आप किस तरह से इस बजट को आंकते हैं युवाओं की उम्मीदों की कसौटी पे? मैं एक युवा होने के नाते और एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते इस बजट को बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि अभी हमने एक ऐसा काल देखा है, कोरोना काल, जिस पे हेल्थ केयर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व रहा है। पिछले साल के बजट के मुताबिक 137% अप हुआ है इस बार का जो हेल्थ केयर बजट है, जो कि 2.25 लाख करोड़ हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे भी कई ऐसे मौके रहेंगे जहां हम हमारा जो हेल्थ सेक्शन है उसको आजमाएंगे, तो उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। आप क्या कहेंगे इस बजट पे? बजट के मामले में हम प्रधानमंत्री जी बजट के विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, जो वित्त मंत्री जी के हाथ निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश करी है, इसमें निजीकरण को जोर दिया गया है। हम प्रधानमंत्री जी से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो दूसरी सरकार को पानी पी के कोसते रहे, आप उन्हीं की बनाई चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो आपकी जो बीजेपी आरएसएस कार्यालय, एबीपी कार्यालय बने पूरे देश में, आईपीओ जिस तरह से एलआईसी का लाया जा रहा है उसको लेकर कंसर्न जता रहे हैं कुछ युवा। एक खास बात और है पुनीत, इस बजट पे हमने देखा कि रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात की है वित्त मंत्री ने, और ये कहा है कि जापान और खासतौर पर यूरोप से बड़ी संख्या में जहाज़ों को लाया जाएगा और उसके साथ साथ 2024 में रिसाइकलिंग कैपेसिटी दुगनी होगी, 1.5 लाख के आसपास नौकरियों का सृजन होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर जो राहत यूथ वर्ग को है वो जाहिर तौर पर पॉलिटिकली भी काफ़ी अवेयर हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि जब यूथ बात करेगा तो शायद मोबाइल के महंगे होने या उनके पार्ट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ाए जाने को लेकर के शायद उनकी प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन वो हर सेक्टर पर बातचीत करें। आप लोग बने रहे हमारे साथ में। मोबाइल के पार्ट्स जो हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, मोबाइल महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल हालांकि महंगा नहीं हो रहा लेकिन उस पर सेस कृषि के नाम पर लगाया गया है। कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि ऐसे सेक्टर हैं जिस पर यूथ अपनी मुख्तलिफ राय रखता है, मुकर राय रखता है। पूछिए ज़रा उनसे कि इन तमाम सेक्टर्स को लेकर घोषणाओं को कैसे देखते हैं। बेशक पुनीत, निर्मला सीतारमण के पिटारे से युवाओं के लिए क्या निकला जानने की हम लगातार यहाँ पर कोशिश ही कर रहे हैं। इसमें बजट की अगर बात की जाए तो महंगाई से भी एक निजात की उम्मीद जो है कई हद तक थी, और जब बजट प्रोविजंस किए गए हैं, एक सेस का भी जिक्र है, हालांकि बहुत अभी इसे स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन ये तय है कि सेस लगाया जाएगा और साथ साथ कुछ गैजेट्स जो हैं, खासतौर पर मोबाइल की अगर बात की जाए, वो महंगा होगा। तो महंगाई के मद्देनज़र और यूथ के मद्देनज़र क्या देखते हैं? देखिए, सरकार जो बात कर रही है कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, वो भी भविष्य में देंगे। पिछली बार भी इनने 2 करोड़ नौकरियां देने का आश्वासन दिया था रोज़गार को, वो दो करोड़ नौकरियां कहाँ गई? अब वो बढ़ के 2 करोड़ 15 लाख हो गई। तो क्या मोदी जी सिर्फ सपने दिखाएंगे युवाओं को? बोलते आत्मनिर्भर बनो। अरे भाई, आत्मनिर्भर तब बनेगा ना आदमी जब उसके हाथ में कुछ होगा। आज पढ़ा लिखा आदमी आत्मनिर्भर बनेगा क्या? उससे ऑटो चलवाओगे आप? उससे किराने लगातार हम नौकरियों की बात जो है लगातार कर ही रहते हैं। आप क्या कहेंगे? सतीश जी, मैं आईबीसी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डिबेट होती हैं ये प्रॉपरली आम आदमी पे तो होती नहीं है। वित्त मंत्री जी को अपन ये समझाएं कि पहले तो आप ये बताइए कि 2 करोड़ रोजगार की आपने पहले बात करी थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये 2 करोड़ रोजगार की आप बात कर रहे हो, आपके पास रोजगार देने के लिए जगह कहाँ है? हर चीज़ तो आप प्राइवेट किए जा रहे हो, हर चीज़ का प्राइवेटेशन हो रहा है। तो हम ये मान लें, और हमें इस चीज़ में कोई संशय नहीं कि हम पहले लुटे थे गोरों से और अब लुटेंगे चोरों से। देखिए, तमाम तरह की बात है, पॉलिटिकली भी बड़े अवेयर हैं तमाम लोग, जैसा कि आप भी पुनीत जी लगातार जिक्र कर रहे थे। महंगाई का एक तरह से जो तड़का समझ में आता है बजट में, उसको लेकर यूथ किस तरह से प्रभावित है? यूथ में इस बात को लेकर ज़्यादा मेरे हिसाब से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि क्या है, अगर देश आगे बढ़ता है, अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर आगे बढ़ती है तो उसमें बढ़ने की जो प्रोसीजर होती है उसमें कई चीज़ें फेस करनी पड़ती है।
पर अगर अपन उसमें ही अपने देश को पीछे ले आएंगे तो मेरे हिसाब से देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने को सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें कि ये सब चीज़ें जो हैं इन द प्रोसेस आती हैं। और आप कुछ ये भी कहते हैं पुनीत कि लगातार अगर देश विकास के रास्ते पर लॉन्ग टर्म अगर फ्यूचरिस्टिक बजट होता है तो ये तमाम महंगाई भी आपको सहे है। फिर भी अगर बात की जाए यूथ के मद्देनजर, हम देश के डेवलपमेंट में सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं देखते हैं, ना सिर्फ महंगाई देखते हैं। डेवलपमेंट कंट्री होने के नाते हाँ हम देख रहे हैं कि गैजेट्स कुछ महंगे हो सकते हैं, मगर मेक इन इंडिया बनाने के लिए हमारे देश तभी तो डेवलप होगा, तभी तो नौकरियां मिलेंगी जब देश में प्रोडक्ट्स, नए स्टार्टअप्स, नए स्मॉल बिजनेसेस और बड़े होंगे, जो कि हमारा जो नया बजट है वो उसकी तरफ बहुत प्रेरित है। देखिए पुनीत, तमाम तरह की यहाँ प्रतिक्रियाएं मिल भी रही हैं लोगों से, आपसे भी मैं जान लेता हूँ, आप बोलिए क्या चाहिए? मेक इन इंडिया बनेगा ना, वेयर हाउस बिकेगा, मेक इन इंडिया बनेगा, सड़कें बिकेंगी, मेक इन इंडिया बनेगा, नया भारत बनेगा, और आपका ये बिजली विभाग बिकेगा, नए सड़कें LIC बिक जाएगी, मेक इन इंडिया बनेगा। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान था HAL, जिसे बंद कर दिया गया और उसकी जगह फ्रांस की एक बड़ी कंपनी को राफेल का निर्माण करने के लिए दे दिया गया। और आत्मनिर्भरता की बात हो रही है टोटल पूंजीपतियों के लिए और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये बजट था। अगर आप ये महंगाई की बात करते हैं, पहले महंगाई डायन थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की डाल लेंगे। पहले पेट्रोल 60 रुपये था तो ये गला फाड़ पड़ के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कोसते रहे, इनकी स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेजती रही। पहले गैस सिलेंडर 460 का था कांग्रेस समय में, अब 800 का है, अब इनको बड़ी खुशी हो रही। पहले महंगाई डायन थी, अब भारतीय जनता पार्टी की डार्लिंग है। देखिए पुनीत, लगातार जिक्र जो है वो महंगाई को लेकर भी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, युवा बहुत से अवेयर भी हैं इस बात को लेकर, और कहते हैं पुनीत कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस किए जा रहे हैं, मसलन इस बजट की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, एक बजट एलोकेशन जो है वो ज़रूर किया गया है। और लेकिन अगर तात्कालिक तौर पर किसी राहत की बात की जाए तो वो कम से कम यूथ को नज़र नहीं आती। और महंगाई के मोर्चे पर बिल्कुल मैं आपके पास फिर लौटूंगा विजेंद्र, फिर आपके पास लौटूंगा। बड़ी दिलचस्प बातचीत वहाँ युवा कर रहा है और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग ध्रुव हैं और यही हाल पूरे देश का भी है कि चाहे बजट की बात हो, किसान आंदोलन का चर्चा हो, हर कोई पॉलिटिकली दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है और उसी मुताबिक अपनी राय रखता है। और ये देश की खूबसूरती भी कही जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं।